नमस्कार। रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज हम बात करते हैं एक बहुत रहस्यपूर्ण विषय पर। आज हम बात करेंगे रूह, आत्मा यानी सोल पर। बहुत सी बातें होती हैं, बहुत सी फंतासियाँ हैं, बहुत से डर हैं, बहुत से भ्रम और कन्फ्यूजन्स हैं आत्मा को लेकर। तो आज हम समझेंगे कि आत्मा क्या है, क्या रहस्य है आत्मा का, क्या फंक्शनैलिटी है, क्या कार्य प्रणाली है, शरीर में इसका रोल क्या है। रशियन वैज्ञानिक एक हुए हैं कॉन्स्टेंटिन कोरोटकोव। इन्होंने एक कैमरा इजाद किया। आप उस कैमरे को बायो इलेक्ट्रोग्राफिक कैमरा कह सकते हैं। इस कैमरे की मदद से उन्होंने मरते हुए व्यक्ति पर रिसर्च किया और उस आत्मा को कैद करने की कोशिश की। दिखा भी उसमें कुछ सूक्ष्म चीज़ें थीं जो दिखीं, कुछ कलर कॉम्बिनेशंस थे जो उसमें प्रकट हुए। इसी तरीके से गणित और भौतिकी के दो वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया और उन्होंने भी अपने अपने नाम दिए, अपने अपने तरीकों से। किसी ने मस्तिष्क को एक बायो कंप्यूटर्स कहा और हमारी चेतना या हमारी आत्मा को उसका प्रोग्राम। बहुत से प्रयोग हुए हैं, वैज्ञानिकों ने बहुत से तरीकों से बहुत से प्रयोग किए हैं जिसमें ये सिद्ध कर सकें कि डेथ टाइम और आफ्टर डेथ के बीच में जो मूवमेंट होता है वो आत्मा का क्या होता है, क्या कलर होता है। लोगों ने तो बहुत से माप लिए हैं जिसमें ये भी उन्होंने रिसर्च में बताया कि आत्मा का जो वजन होता है वो लगभग 21 ग्राम के आसपास का होता है। खैर, ये तो हुई विज्ञान की बात। अब समझते हैं अपने मौलिक तत्व, मौलिक सिद्धांतों की ओर हम आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सत्यता है। विज्ञान अभी बहुत दूर है। कारण क्या है, विज्ञान दूर क्यों है, और हमारा जो शास्त्र कहता है वो आगे क्यों है, इसका एक बहुत बड़ा मूलभूत कारण है। विज्ञान का काम है किसी चीज़ को समझने के लिए उसको पार्ट करके, उसको खंडित करके, उसको तोड़ के समझना। कोई भी विषय हो, चाहे मेडिकल का हो या कोई भी फैक्ट आप ले लीजिए। पानी को ही ले लेते हैं। पानी को समझने के लिए विज्ञान ने बहुत प्रयास किए और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट उसने फाइंड आउट कर लिए। हाइड्रोजन का कोई परमाणु और ऑक्सीजन का कोई परमाणु, इतने उतने परमाणु मिलकर जब आपस में तैयार होते हैं तो वो पानी का रूप ले लेते हैं। उन्होंने पानी को जान लिया कि हाइड्रोजन के दो परमाणु, ऑक्सीजन का एक परमाणु जब आपस में मिलता है तो पानी सृजित हो जाता है, निर्मित हो जाता है। अब समझिए कि एक पानी था, उसको जानने के लिए अब हमारे पास दो एलिमेंट हैं, हमारे पास अब दो प्रोडक्ट हो गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हम हाइड्रोजन को भी समझेंगे, ऑक्सीजन को भी समझेंगे, तब हम हो सकता है कि पानी तक अपनी पहुंच बना सकें कि एग्जैक्टली पानी क्या है, वास्तव में पानी क्या है। शास्त्र की बात करते हैं। शास्त्र बाहर की व्यवस्था नहीं करता, शास्त्र अंदर की व्यवस्था करता है। शास्त्र कहता है स्वयं में संकुचित होइए, बाहर मत भागिए। जितना आप स्प्रेड होंगे उतना आप पार्ट करेंगे, जितना आप पार्ट करेंगे उतने ही आप उस प्रोडक्ट के मल्टीपल होते जाएंगे, और जितना मल्टीपल होते जाएंगे उतने ही ज़्यादा हम परेशानियां खड़ी करेंगे। एक पानी को जानने के लिए हमने दो किए हैं। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन को जब तोड़ेंगे तो कम से कम एटलीस्ट दो एलिमेंट मिलेंगे, ऑक्सीजन तोड़ेंगे तो कम से कम दो एलिमेंट मिलेंगे। एक पानी को जानने के लिए अब हमारे पास 4 प्रोडक्ट हो गए। शास्त्र कहता है ध्यान, हमारा अध्यात्म, हमारा योग ये कहता है अंदर लौटिए, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन से सेंट्रलाइज्ड हुई, विकेंद्रीकरण से केंद्रीकरण की ओर बढ़िए। आपको एक
या कुछ निश्चित मात्रा के तत्व मिलेंगे, उनको समझ लीजिए। अब आते हैं मुद्दे पर कि आत्मा क्या है। लोगों ने बहुत बहुत तरीके बताए हैं। इस तरह समझिए, एक मोबाइल फ़ोन है और मोबाइल फ़ोन में ऊर्जा कहाँ से आती है? मोबाइल फ़ोन में ऊर्जा आप सब जानते हैं बैटरी से आती है। तो क्या बैटरी आत्मा हुई उस मोबाइल फ़ोन की? नहीं, बैटरी केवल एक माध्यम है उस ऊर्जा के संग्रहण का। जब उस बैटरी की क्षमता समाप्त हो जाएगी ऊर्जा के संग्रहण की, तो मोबाइल फ़ोन डेड हो जाएगा। फिर आवश्यकता होगी बैटरी को चेंज करने की। जो आप नई बैटरी लाएंगे उसमें भी वही ऊर्जा होगी, ऊर्जा का वही प्रकार होगा, वही प्रारूप होगा जो उसी फ़ोन को हो सकता है फिर से रीस्टार्ट कर दे। उस बैटरी को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? उस बैटरी को ऊर्जा मिलती है, हम जब उसको चार्जिंग पे लगाते हैं अपने फ़ोन को, तो जो दूसरी ऊर्जा है, जो दूसरी इलेक्ट्रिसिटी है, वो इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्ड होती है। बस दोनों के रूपों में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, एसी और डीसी वाला। ऊर्जा वही है, जो एसी की ऊर्जा है उसका अलग प्रारूप है, लेकिन ऊर्जा वो भी है। जो डीसी की ऊर्जा है उसका अलग प्रारूप है, लेकिन मोबाइल फ़ोन जो निर्मित किया गया है उसका सपोर्टिव जो एनर्जी है वो स्टोर्ड है बैटरी में। यही कारण है, शरीर भी इसी प्रकार वर्क करता है। जब हम कभी दावा करते हैं, या जो लोगों ने रिसर्च किया है और रिसर्च में ये पाया है कि उन्होंने आत्मा को देखा है या उन्होंने आत्मा को किसी रूप में कैप्चर किया है, चाहे फोटोग्राफिक, वीडियो या किसी और भी फॉर्म में, आत्मा कैप्चर्ड नहीं हो सकती। उन्होंने जो कैप्चर्ड किया है वो सूक्ष्म शरीर के रंगों के और उसकी एनर्जी के आधार पे वो इमेज उन्होंने क्रिएट की। मृत्यु के बाद जो सूक्ष्म शरीर होता है उसमें हमारा वायु, आकाश और अग्नि का तत्व समाहित होता है। जब वायु, अग्नि और आकाश के तत्व में कोई असंतुलन होता है तो उस तत्व का जो रंग है वो थोड़ा सा प्राकट्य हो सकता है, और वो होता भी है, क्योंकि बिल्कुल बैलेंस्ड फॉर्म में कोई भी तत्व नहीं रहता। अगर वायु के साथ, वायु तत्व के साथ अगर हमारे आकाश तत्व का बैलेंस गड़बड़ होगा तो जो रंग जो कैप्चर्ड होगा वो स्काई ब्लू कलर का होगा। लोगों ने जो रिसर्चेस किए हैं, जो कैप्चरिंग की है, उसमें भी यही कलर उन्होंने पाया है। आकाश का तत्व लाइट स्काई ब्लू है। जब वायु का अग्नि तत्व के साथ कुछ असंतुलन होता है तो उस समय जो वो फोटोग्राफिक इमेज मिलेगी आपको, वो अग्नि तत्व यानी येलोइश हो सकती है, और कुछ मामलों में थोड़ी सी ब्लूइश हो सकती है। वो आत्मा का कलर नहीं है, आत्मा का कलर नहीं कैप्चर्ड हो सकता। वो उसके बहुत हाई लेवल की फ्रीक्वेंसी है, वो इक्विपमेंट में कैप्चर्ड नहीं की जा सकती। अभी तक तो फिलहाल ऐसा कोई नहीं इक्विपमेंट जनरेट किया जा सका है। अब जानिए कि आत्मा शरीर में क्या है। बहुत सा रहस्य छिपा हुआ है, बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है। ध्यान से समझिए, आत्मा है क्या? आत्मा कोई एक फिक्स्ड असेट नहीं है, चाहे फिजिकल बॉडी की बात करें या एस्ट्रल बॉडी की, चाहे सूक्ष्म शरीर की बात करें, चाहे स्थूल शरीर की बात करें। ये ना किसी ऑर्गन में है, ना किसी एटॉमिक फॉर्म में है, और ना ही किसी और रूप में स्टोर्ड है। आत्मा कोई स्टोर्ड प्रोडक्ट नहीं है। आत्मा एक कंटिन्यू एनर्जी है, एक कंटिन्यूएंसी है। हमारे घर में पंखा लगा हुआ है,
वायर के जरिए, तारों के जरिए उसमें ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, जिससे वो पंखा रन कर रहा है, मूव कर रहा है, चल रहा है, हमको हवा दे रहा है। अब अगर हम तार को काट दें, तो मूवमेंट बंद हो गया पंखे का। लेकिन क्या जो वायर में जो एनर्जी थी, क्या वो एनर्जी दिखी? नहीं दिखी। अब अगर हम वायर में आने वाली ऊर्जा को भी डिस्कनेक्ट कर दें, तो वायर में भी एनर्जी नहीं, लेकिन कहीं तो वो एनर्जी है। हम फिर से वायर जोड़ दें तो पंखा फिर से मूव करने लगेगा, लेकिन अब अगर ये कहा जाए कि ये कौन सी एनर्जी थी, नहीं, ये कंटिन्यू एनर्जी है जो हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी से एनर्जी गेन करके और कंटिन्यू सप्लाई कर रही है। ये कहीं स्टोर्ड नहीं है, वो कंटिन्यू सप्लाई कर रही है। मैं अपने वीडियोस में बार बार जिक्र करता हूँ, ये चोटी का स्थान बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, सहस्त्रार चक्र जिसको बोलते हैं, ब्रह्मरंध्र कहते हैं। यहीं से हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा को लगातार कैप्चर्ड करते हैं, रिसीव्ड करते हैं। वो हमारे ब्रेन तक आती है और ब्रेन में आके वो एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है न्यूरॉन्स के रूप में। जितनी आवश्यकता होती है एनर्जी, उतनी मात्रा में बॉडी के पार्ट्स और बाकी चीज़ों में वो एनर्जी रिलीज कर दी जाती है। यही आत्मा है, जो हम ब्रह्मांड से प्रॉपर कनेक्टेड हैं। एक उस यूनिवर्स से हम प्रॉपरली एक एनर्जी के साथ कनेक्टेड हैं, हम मूव्ड कर रहे हैं। हमारी सारी फंक्शनैलिटी जो चल रही है, जो भी मूवमेंट चल रहा है हमारी बॉडी में, वो उस सब का एनर्जी सोर्स जो है वो हमारी सोल है, वो हमारी आत्मा है। कनेक्टिविटी टूट गई तो वो जो मूवमेंट है वो बंद हो गया। आत्मा और कुछ नहीं है, आत्मा एक प्रॉपर कनेक्टिविटी है यूनिवर्स के साथ। यूनिवर्स की जो एनर्जी है, वो एनर्जी, वो पावर जो है, वो जो बॉडी को मूव करने के लिए जो ऊर्जा हमें चाहिए, वो ऊर्जा जो प्रॉपर हमें मिलती रहती है, वही आत्मा है। वो हमारी बॉडी में पूरा मूव कर रही है। जितनी इलेक्ट्रिसिटी की, जितने एनर्जी की हमको ज़रूरत है, उतनी एनर्जी वो हमको प्रॉपर वे में देता रहता है। बीमार होने पर उसी अनुपात में घट जाता है, और बहुत अधिक स्वस्थ होने पर, हमारे प्रसन्नचित्त होने पर, हमारे बहुत पॉजिटिव होने पर, यही एनर्जी की गेनिंग जो है वो बढ़ जाती है। जब, या यूं भी कह सकते हैं कि अगर हम ध्यान योग करें और इस एनर्जी की गेनिंग कैपेसिटी को हम अगर बढ़ा लें, तो हम प्रसन्नचित्त और आनंददायक होंगे। साधु संतों के विषय में देख सकते हैं, बड़े बड़े योगियों के विषय में देख सकते हैं, उन्होंने अपनी इस ऊर्जा को बढ़ा लिया, अपनी आत्मबल को मजबूत कर लिया। प्रसन्न, आनंद, शांत चित्त चेहरे से ही भाव दिखेंगे। और यही जीवन का उत्सव है, यही जीवन का आनंद है। कुंडली में अगर हम समझना चाहें कि क्या स्तर है आत्मा का, तो आत्मकारक ग्रह होता है। जिस ग्रह की डिग्री सबसे ज़्यादा होगी वो आत्मकारक ग्रह कहलाता है। उस ग्रह की स्थिति, उस ग्रह की प्रकृति, कुंडली में उस ग्रह का क्या रोल है, क्या कम्युनिकेट कर रहा है, ये समझने के बाद समझा जा सकता है कि किसी व्यक्ति की जो आत्मा है वो किस स्तर की है और उस आत्मा का लेवल क्या है। आत्मकारक ग्रह से भी हम समझ सकते हैं। दूसरा, सेकंड लेवल पर लग्नेश की स्थिति और लग्न की स्थिति, ये तीन चीजें मिलकर हम किसी व्यक्ति की आत्मा का स्तर जान सकते हैं कि किस प्रकार की आत्मा अमुक व्यक्ति के शरीर में प्रवाहित हो रही है, किस प्रकार की ऊर्जा धारण कर रही है, किस प्रकार की ऊर्जा का ये शरीर प्रयोग कर रहा है, और ये ऊर्जा यानी कि वो आत्मिक ऊर्जा कहाँ से आ रही है। अगर इस ऊर्जा को किसी की कुंडली में देख के और एक निश्चित स्तर तक बढ़ा दिया जाए तो बड़े से बड़े रोग, असाध्य रोग साध्य किए जा सकते हैं, बड़े से बड़े नामुमकिन काम किए जा सकते हैं।
थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ग्रहों के योग, उनके फल समझने की ज़रूरत है। क्या यूनिवर्स कम्युनिकेट करना चाह रहा है अमुक व्यक्ति से। तो आप लोग आज समझे कि जो आत्मा है वो कोई कॉन्स्टेंट या फिक्स्ड असेट नहीं है, एक कॉन्टिन्यूएंसी ऑफ एनर्जी है, एक ऊर्जा का निरंतर प्रवाह का नाम आत्मा है। वो कहीं स्टोर्ड नहीं है जो निकल जाती है, एक कॉन्टिन्यूएंसी है। मृत्यु के बाद यही कॉन्टिन्यूएंसी भौतिक यानी स्थूल शरीर के साथ न रहकर नाभि के साथ जो क्रोड डिस्कनेक्ट हो जाती है, उससे जो सूक्ष्म शरीर अलग होता है, वह आत्मा उसके साथ हो जाती है। वैज्ञानिकों ने भी अपने शोध में ये पाया है कि जो भी सूचनाएं एकत्रित हो कि वो एटॉमिक फॉर्म में थी, हमारे दिमाग की जो सबसे बारीक महीन महीन जो नलिकाएं थी, उसमें जो एटॉमिक फॉर्म में जो मूव कर रहे थे, उसी एटम के रूप में वो डेटा कलेक्ट रहता है और रिलीज हो जाने के बाद भी ब्रह्मांड में वो सूचनाएं नष्ट नहीं होती। ये साइंस भी कह रहा है और शास्त्र ने तो बहुत पहले ही कहा है। मैं अक्सर अपने वीडियोस में कहता हूँ कि मृत्यु के 17 मिनट पहले की जो घटना होती है वो उस व्यक्ति के उस जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है और वही 17 मिनट डिसाइड करते हैं कि अगला जो जन्म होगा वो किस प्रकार का होगा, कैसी सूचनाएं दिमाग में लेके आप अगले जन्म में एंट्री करेंगे, किस प्रकार के सुख और दुख का भाव आप क्रिएट करेंगे, किस प्रकार के मित्र और शत्रु आप बनाएंगे और किस तरीके के लोगों से आपको सामना करना पड़ेगा। भाग्य और प्रारब्ध का भी यही खेल है। अभी विज्ञान के पास रिसर्च के लिए बहुत मौके हैं। विज्ञान का जो अभी एक मेटाफिजिक्स टॉपिक है वो इसी तरह के रहस्यमयी और अनसॉल्व्ड स्टोरीज को कवर्ड करता है। शास्त्र पढ़िए, शास्त्र समझिए, अपने वेदों और अपने उपनिषद और भी जो ज्योतिष की अच्छी पुस्तकें हैं उनको समझिए, फिर आप देखिए कि क्या विज्ञान रहा है, किस स्तर का विज्ञान रहा है। ये पराविज्ञान है और सारे रहस्य इसमें छिपे हैं और ये विज्ञान का निर्माण ही इसीलिए हुआ है कि व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले कष्टों, दुखों से छुटकारा पाकर एक स्वस्थ, सुंदर और सरल जीवन व्यतीत करे। आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग इस विषय को ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें। रुद्रा एस्ट्रो विज्ञान इस तरह की किसी भी प्रकार की विषय, आप लोगों की किसी भी प्रकार की समस्याओं के लिए सदैव तत्पर है। किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, टोटली फ्री है, बशर्ते आपकी समस्या जेन्युइन होनी चाहिए, वास्तविक होनी चाहिए, काल्पनिक नहीं होनी चाहिए। अगर आपको रुद्रा एस्ट्रो विज्ञान के वीडियोज अच्छे लगते हैं तो आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज्योतिष के माध्यम से अगर किसी को किसी भी प्रकार का लाभ मिल सकता है तो रुद्रा एस्ट्रो विज्ञान सदैव तत्पर है। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर किसी नई लाभकारी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल।